गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्थिक विकास का एक और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और वह सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत। इसे जानने से पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। छोटी सी बातें हैं इनके बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, प्रशा देश में। इनका जन्म वर्ष 5 मई 1818 और इनके परिवार ने 1824 में ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। उसके 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में एडमिशन लिया। उसके बाद बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। तो ये था इनके बारे में छोटी सी जानकारी। तो इसे आप लोग थोड़ा याद रखना, स्पेशली इनका नाम, जन्म वर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें या कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास का वर्णन करें। तो इसमें उन सभी बातों को आज हम लोग समझेंगे। कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत से संबंधित हम लोग कुछ परिचय जान लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स को आधुनिक तथा वैज्ञानिक साम्यवाद का जनक माना जाता है। वे इतिहास के उन गिने चुने और महान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत से करोड़ों व्यक्तियों को आकर्षित किया था। मार्क्स को समाजवादी आंदोलन का नेता तथा मार्क्सवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। दास कैपिटल में अनेक आर्थिक विचारों का विश्लेषण किया। इस सिद्धांत में हम लोग मार्क्स के केवल उन्हीं विचारों की व्याख्या करेंगे जो आर्थिक विकास से संबंधित हैं। तो आर्थिक विकास से संबंधित जिन बातों को कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बताया है, उन बातों को आज हम लोग देखेंगे। तो पहला बिंदु है, तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है। मार्क्स ने सामाजिक विकास की आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक व्याख्या का खंडन कर अपनी ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या को प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि मनुष्य की चेतना का निर्धारण सामाजिक चेतना के द्वारा होता है। मार्क्स ने इतिहास का विश्लेषण किया और कहा कि इतिहास की संपूर्ण घटनाएं आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। अतः मार्क्स ने कहा कि इतिहास का निर्माण आर्थिक कारणों से होता है। आप याद रखना कि किसी भी इतिहास का निर्माण आर्थिक कारणों से ही होता है, ऐसा मार्क्स ने कहा। और किसी भी इंसान का अगर विकास होता है तो वो सामाजिक चेतना के आधार पर होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव समाज का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष रहा है। उनका मानना था कि पूरा का पूरा समाज संघर्ष करता है और पूरा इतिहास, इस बात का प्रमाण भी हमारे पास मौजूद है कि पूरा वर्ग संघर्ष से ही अपने आप को विकसित करता है। वर्ग संघर्ष की विस्तृत व्याख्या करने के पश्चात वर्तमान समाज में वर्ग संघर्ष के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए मार्क्स ने लिखा है, संपूर्ण समाज अधिकाधिक दो कट्टर विरोधी कैंपों के बर्जुआ और सर्वहारा दो विशाल वर्गों में जो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का सामना कर रहे हैं उसमें बिखरता जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि पूरा समाज दो ही कट्टर विरोधी वर्गों में बंटता जा रहा, एक बर्जुआ और एक सर्वहारा। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही विरोधी हैं और ये पूरे समाज को दो भागों में बांट रहे हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था।
वर्ग संघर्ष के इतिहास को स्पष्ट करते हुए कार्ल मार्क्स ने यह भी बताया है कि शुरुआत में वर्ग भेद बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज मालिक और मजदूर में है। किंतु प्रारंभ में वर्ग भेद जरूर था, क्योंकि समाज में अगर हम लोग देखें, किसी भी समाज में वहाँ उच्च वर्ग निम्न वर्ग शुरू से ही है जब समाज का विकास हुआ, और आज भी हम लोगों को देखने को मिलती है, एवं उसमें संघर्ष अवश्य ही हुआ करता था। तो आज की बात नहीं है कि आज समाज में इतने संघर्ष हैं, पहले भी जनसंख्या कम थी तब भी ये समस्या देखने को मिलती थी। धीरे धीरे मानव बुद्धि का विकास हुआ, लोग अपने आप को विकसित किए, आविष्कार किए, और उसका परिणाम हुआ उत्पादन शक्तियों का विकास। उत्पादन शक्तियों का विकास जैसे कल कारखाने का विस्तार, यातायात का विकास, और इसके कारण साधनों में वृद्धि हुई। उसके बाद एशिया के दरवाजे खोले गए, एशिया के कई सारे देशों ने बाजार का विस्तार किया, आयात निर्यात की सुविधा शुरू हुई, और जिसके कारण से पूंजीवाद का निर्माण हुआ। वर्ग संघर्ष ही परिवर्तन को जन्म देता है। कोई भी समाज में कोई वर्ग, किसी भी समाज में आप जाएं, कोई ऐसा वर्ग जो बहुत ही संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वो एक नए परिवर्तन को जन्म देता है। एक सामाजिक संरचना स्थिर होती है और दूसरी ओर उत्पादन विधि गतिशील होने लगती है। उत्पादन के संबंध में परिपक्व हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, उत्पादन की विधि परिवर्तित होने लगती है, नए नए तकनीक अपनाए जाते हैं, और अंत में यह स्थिति शासक और शासित वर्ग में एक खाई बनाती है। एक शासित वर्ग और एक शोषित वर्ग का जन्म हो जाता है। आर्थिक आधार में परिवर्तन ही जाने से संपूर्ण विशाल अधिसंरचना थोड़ी बहुत शीघ्रता से बदल जाती है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार उत्पादन की विधि में बहुत परिवर्तन होने से समाज का स्वभाव भी बदल जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का तीसरा बिंदु है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स का यह सिद्धांत ही उसके आर्थिक विकास की आधारशिला है। मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए श्रम सिद्धांत का आश्रय लिया। कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत मूल्य के सिद्धांत को लिया और इसे स्पष्ट करने के लिए श्रम का सिद्धांत का भी सहारा लिया। मार्क्स का विचार है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे हुए श्रम की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। मार्क्स मानते हैं कि जितनी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, उसके उत्पादन में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनकी मात्रा द्वारा ही निर्धारित होती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य तो श्रमिक करते हैं, किंतु उस पर अधिकार पूंजीपतियों का होता है। मार्क्स ये भी कहते हैं कि एक पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का सारा कार्य एक श्रमिक ही करते हैं, किंतु उस पर पूरा का पूरा अधिकार पूंजीपतियों का होता है। वे अपने लाभ को बढ़ाने के लिए श्रम, बचाव, आविष्कारों का प्रयोग करते हैं। पूंजीपति ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक उत्पादन लें, अधिक से अधिक काम लें, ताकि उन्हें अधिक लाभ का प्राप्ति हो। मार्क्स का विचार है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, बल्कि इतना कम वेतन देते हैं जिससे कि श्रमिक केवल अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। मार्क्स ने इस बात को भी सामने रखा है कि पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को उतना ही मूल्य देते हैं, उतनी ही मजदूरी देते हैं जितना कि वह जीवन निर्वाह कर सके। इसमें बचत की संभावना नहीं होती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो सारा का सारा मूल्य श्रम द्वारा ही उत्पादन किया जाता है, यानी कि उत्पादन के क्षेत्र में श्रमिकों का एक अहम योगदान होता है। मानवीय श्रम की यह विशेषता है कि उसके उत्पादन पर जो भी खर्च किया जाता है वह उसकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। तो मानवीय श्रम की हमेशा एक विशेषता रही है, उनकी एक गुण रही है कि उत्पादन पर जो भी खर्च किया जाएगा उसकी अपेक्षा अधिक मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करना है। हमेशा एक पूंजीपति वर्ग कोशिश में लगा रहता है कि हम कम से कम पूंजी का प्रयोग करके कम से कम कच्चे माल का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन को हम बढ़ावा दें और हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक से पैदा हुए मूल्य और श्रम के बदले श्रमिक को मिलने वाले मूल्य के बीच के जो अंतर है उसे अतिरिक्त मूल्य
या श्रम बचत कहते हैं। पूंजीपति इसी बचत श्रम को लाभ, लगान या ब्याज के रूप में अपने पास रख लेते हैं और श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो मुझे लगता है ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। तो आगे है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन के बारे में बताते हैं कि पूंजीवाद का एक आवश्यक अंग है चक्रीय परिवर्तन। और चक्रीय परिवर्तन 3 कारणों से होता है। पहला होता है गिरती हुई लाभ दर के कारण होता है। दूसरा बहुत अधिक उत्पादन अर्थात अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। और तीसरा है कम उपभोग। चक्रीय परिवर्तन इन्हीं 3 कारणों से होता है। कम उपभोग मतलब लो कंजप्शन। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की प्रक्रियाओं से अधिक क्रियाओं का विस्तार होता है। मार्क्स मानते हैं कि अगर उत्पादन की प्रक्रियाओं को अधिक बढ़ाया जाए, उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए तो क्रियाओं का विस्तार होगा, जिससे लाभ में अल्पकालीन वृद्धि होगी और यह लाभ वृद्धि अतिरिक्त मूल्य से भिन्न होने के कारण विनियोग में वृद्धि होगी। चक्रीय परिवर्तन का दूसरा कारण विभिन्न उद्योगों में विनियोग की दर विभिन्नता होना है। ये चक्रीय परिवर्तन पूंजीवाद का एक आवश्यक अंग है, इतना आप लोग याद रखना। और 3 बातें हैं जो गिरती हुई लाभ दर, अति उत्पादन और कम उपभोग, ये चक्रीय परिवर्तन के 3 कारण हैं। इसी कारण से उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन आता है, जो एक सर्कुलर फ्लो के रूप में देखा जाता है। 5वां है विकास की अवस्थाएं। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं बताई हैं। तो पहला है प्राथमिक साम्यवाद। इस अवस्था में समाज वर्ग रहित होता है। याद रखना आप लोग कि प्राथमिक साम्यवाद, इस अवस्था में हम लोग देखते हैं समाज एक वर्ग रहित होता है। दूसरा है सामंतवादी समाज। इस अवस्था में श्रमिक वेतन पर रखे जाते हैं और भूमिपति जमींदार के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे ये बातें जो सामंतवादी समाज की जो व्यवस्था के बारे में जो कार्ल मार्क्स ने बताया है, इस व्यवस्था में श्रमिक को वेतन पर रखा जाता है, यानी कि जितनी देर काम करेंगे उनको वेतन दी जाएगी। और जो भूमिपति होते हैं उनको एक जमींदार के रूप में देखा जाता है। तीसरा है दास प्रथा। इस अवस्था में पूंजी का केंद्रीकरण कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में हो जाता है और पूंजीपति इसका फ़ायदा उठा के जो श्रमिक हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, मजदूर, उनका शोषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं साम्यवाद, जो चौथा पॉइंट है। साम्यवाद में श्रमिकों को आवश्यकता अनुसार मजदूरी मिलेगी, राज्य शासन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था को बताता है जिसमें श्रमिक को आवश्यकता अनुसार ही मजदूरी दी जाएगी और राज्य शासन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह की व्यवस्था को विकास की अवस्थाओं में शामिल किया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य का श्रम सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अपने विकास के सिद्धांत में मूल्य का श्रम सिद्धांत को भी शामिल किया है। मूल्य के श्रम सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो तथा एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित मूल्य सिद्धांतों का ही विस्तार किया है। कार्ल मार्क्स ने इसमें कुछ नया नहीं, थोड़ा सा कुछ नई अपनी बातों को जोड़ा है, क्योंकि ये रिकार्डो और एडम स्मिथ के द्वारा ही प्रतिपादित मूल्य का एक सिद्धांत का एक विस्तार मान सकते हैं। मार्क्स का मूल्य निर्धारण अपने विचार करने का उद्देश्य किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण की चर्चा करना नहीं था, बल्कि वे अपने मूल्य से श्रम सिद्धांत द्वारा यह प्रतिपादित करना चाहते थे कि जो पूंजीपति वर्ग है श्रमिकों का शोषण करते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में श्रमिकों को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसमें और एक चीज़ है कि GDH कोल ने कहा है कि मूल्य निर्धारण का ही नहीं, यह मूल्य निर्धारण का ही नहीं बल्कि पूंजीपति शोषण का सिद्धांत है। अरस्तु और एडम स्मिथ की भांति ही मार्क्स भी प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर को मानते हैं। मार्क्स ने यह भी बताया कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में व्यय किए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स ने कहा है कि जब किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में खर्च किया जाता है तो यह किस पर निर्भर करता है? श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी का संग्रह तथा आर्थिक संकट।
तो इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि पूंजी का जो संग्रह है वह आर्थिक संकट यानी तथा आर्थिक संकट। मार्क्स ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति दिन पर दिन अधिक धनवान होते जाते हैं तथा श्रमिक वर्ग दिन पर दिन अधिक निर्धन होते जाते हैं। वास्तविक रूप से यह हम लोग देख सकते हैं क्योंकि यह उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। पूंजीपति अपने पक्ष में अधिक से अधिक लाभ को अर्जित करते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश की समस्त पूंजी पर चंद यानी कुछ पूंजीपतियों का अधिकार हो जाता है। बड़े पूंजीपति अपनी आर्थिक मजबूती के कारण छोटे पूंजीपतियों को बढ़ने नहीं देते, उनके अस्तित्व को भी समाप्त कर देते हैं। उनके बीच उनके प्रगति के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पैदा करते हैं। कुछ समय पश्चात अर्थव्यवस्था में से प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कुछ पूंजीपतियों के हाथों में कठपुतली बनकर रह जाती है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो ये था कुछ पॉइंट। आज इसी में हम लोग देखेंगे कि पूंजी संग्रह के दुष्परिणाम, ये मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत में ही संबंधित है। तो पूंजी संग्रह के दुष्परिणाम के अंतर्गत यहाँ पे पॉइंट्स जो लगाए गए हैं वो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पूंजी संग्रह के दुष्परिणाम के अंतर्गत कुछ बिंदु आते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है विशाल पैमाना। ये विशाल पैमाना क्या है? विशाल पैमाना अर्थात विशाल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो जाने से, यानी कि यहाँ पर विशाल पैमाने का मतलब है कि अधिक से अधिक उद्योगों की इकाइयों की स्थापना हो जाने से अधिक मात्रा में उत्पादन के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। मतलब जो गुणवत्ता होती है वस्तुओं की वो धीरे धीरे घटने लगती है। नेक्स्ट है दूसरा जनसंख्या। नगरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण होने लगता है। मतलब लोग नगरों में जब कल कारखाने खुलते हैं तो लोग गांव से निकल के नगरों में जाने लगते हैं और वहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाती है। तीसरा है क्रय शक्ति। उत्पादन में वृद्धि तथा जनता के पास क्रय शक्ति का अभाव होने से के कारण उत्पादित वस्तुएं बिक नहीं पाती हैं। मतलब क्रय शक्ति का अब इस तरीके से उन्होंने बताया है कि जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो जनता के पास क्रय शक्ति का अभाव होने लगता है। कारण है कि उत्पादित वस्तुएं बिकती नहीं हैं। अर्थात जब अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां खोली जाएंगी तो वस्तुओं का भंडार लग जाएगा, उत्पादन अधिक होगा। इसलिए तो उसमें क्या होता है कि वस्तुएं बिकती नहीं हैं और जिसके कारण से अर्थव्यवस्था को अति उत्पादन की समस्या का सामना करना पड़ता है। चौथा पॉइंट आते हैं पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवाद में लाभ की दर भी गिरने लगती है। तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर अधिक उत्पादन होगा तो पूंजीवाद की स्थिति में यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में लाभ की जो दर होगी, जो लाभ का मुख्य उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना है, वो कम हो जाती है। आगे है चेतना। श्रमिक वर्ग में चेतना जागृत होने लगती है। श्रमिक वर्ग बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। और छठा पॉइंट है आपका पूंजीवाद का पतन। जब श्रमिकों को बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाती है पूंजीपतियों के बारे में, तो धीरे धीरे वे जागरूक हो जाते हैं और अपने हक की मांग करने लगते हैं। छोटे पूंजीपति श्रमिक बनने के जो विवश हो जाते हैं इसमें बड़े पूंजीपतियों के अंतर्गत, तो धीरे धीरे छोटे छोटे पूंजीपतियों का विकास होने लगता है और उनकी शक्ति बढ़ जाती है और इस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आगे है मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत के कुछ गुण हैं यहाँ पर, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक विकास के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने किन किन बातों को शामिल किया। तो पहला पॉइंट है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भविष्य का आर्थिक सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत के अंतर्गत जो निष्कर्ष निकाला गया, जो बातों को निकाला गया है, उसमें पहला है कि उनका जो सिद्धांत है वो भविष्य का आर्थिक सिद्धांत है। दूसरा है पूंजी संचय आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार है। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि पूंजी संचय अगर अधिक होगी तो आर्थिक वृद्धि होगी। लाभों को पूंजीवादी विकास के प्रमाणांक और महान कठिनाई दोनों ही माना है। मार्क्स मानते हैं कि लाभ जो है पूंजीवादी विकास के लिए एक प्रमाणांक तो है, साथ ही साथ एक महान कठिनाई भी है, यानी कि प्रमुखता भी है और इसमें कठिनाई भी है। उसके बाद आते हैं आर्थिक विकास समतल
मार्ग का अनुसरण नहीं करती बल्कि रुक रुक कर करती हैं। मतलब ये नहीं है कि अभी आर्थिक विकास शुरू किए तो तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो समय लेती हैं और एक प्रोसेस वाइज ही यह चलता है। व्यापार नेक्स्ट है, व्यापार आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो व्यापार जो है किसी भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए व्यापार चक्र होना बहुत ही आवश्यक होता है। और छठा है, स्थिर वृद्धि के लिए पूंजी विनियोग एवं उपभोग के बीच संतुलन का आवश्यक होना। मतलब अगर आप स्थिर वृद्धि के लिए पूंजी का विनियोग और उसके जो उपभोग हैं, जो पूंजी का उपभोग करते हैं हम लोग, उसके बीच संतुलन होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये 6 बातें हैं जो कार्ल मार्क्स के विकास के सिद्धांत के बीच में मतलब उन्होंने अपनाया है, यानी कि निष्कर्ष के रूप में निकाला गया है। आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं। कोई भी सिद्धांत, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे जैसे समाज का परिवर्तन होता है, आधुनिकता की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समय बीतता है, तो सिद्धांत में कई सारी कमियां देखी जाती हैं, क्योंकि समाज बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाता है। और समाज विकसित होने के कारण लोगों की डिमांड, लोगों की इच्छाएँ, डिज़ायर्स, ये बहुत ही ज़्यादा बदल जाती हैं। रहन सहन, लोगों का परिवेश बदल जाता है, जिसके कारण से सिद्धांत में बहुत सारी कमियां निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। पहला है अतिरेक मूल्य अवास्तविक। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत जो है वो अतिरेक मूल्य पर आधारित है, परंतु वास्तविक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वास्तविक मूल्य से वास्तविक जगत में संबंध होता है, ऐसा आलोचकों का कहना है। यह एक कल्पना सिद्धांत आधारित है। दूसरा है मध्यम वर्ग का लुप्त ना होना। मार्क्स मानते थे कि मध्यम वर्ग कभी भी लुप्त नहीं होगा, किंतु मध्यम वर्ग मतलब पूंजीवाद का अत्यधिक विकास हो जाने से मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। लेकिन मार्क्स का विश्वास था कि ऐसा मार्क्स का मत था और विश्वास ही जो था कि मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूंजीपति वर्ग आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी मध्यम वर्ग है और विस्तृत रूप से हैं और बहुत ही ज़्यादा विकसित भी हो रहे हैं। वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास का मूल कारण है। यहाँ ये भी बताया गया है कि मार्क्स ने कहा कि सामाजिक विकास का मूल कारण वर्ग संघर्ष को माना था, लेकिन यह सामाजिक विकास का मूल कारण नहीं बल्कि एक कारण है। मतलब हम किसी भी मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्ग संघर्ष जो है वो सामाजिक विकास का मूल कारण है। चलिए, ये एक कारण हो सकता है, मूल कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है लघु उद्योगों का अंत। कार्ल मार्क्स का मत यह था कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ लघु उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो भी अपनी जगह विद्यमान हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत हद तक उन्होंने अपना विकास किया है। नेक्स्ट है केवल श्रमिक वर्ग पर ध्यान देना। तो ये बात सच है कि कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास को अगर सिद्धांत को देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ श्रमिकों वर्ग पर ध्यान दिया। उनको लगता था कि पूंजीपति वर्ग जो हैं वो श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण करते हैं, पर समाज पे किसी तरह का ध्यान उन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट है चक्रीय सिद्धांत गलत। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत में चक्रीय सिद्धांत को बताया है वो वास्तव में सही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि पूंजी संचय उपभोक्ता वस्तुओं की मांग एवं लाभ में कमी लाता है। ये एक गलत बात है, क्योंकि पूंजी संचय अगर कोई करता है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और लाभ में कमी करता है, ये कभी नहीं हो सकता। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूंजी संचय होती है तो उत्पादन में वृद्धि होती है, यह आप भी जानते हो। चलिए आगे देखते हैं, लाभ में भी वृद्धि होती है इससे। आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट श्रम कल्याण में कार्य में वृद्धि। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बताया था कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होते जाएगा वैसे वैसे कल्याण कार्यों का अंत हो जाएगा और श्रमिकों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। लेकिन ऐसा वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पूंजीपति या पूंजीवाद ने श्रम कल्याण कार्यों का अंत नहीं किया। वास्तविकता यह भी है कि अधिकांश पूंजीवाद देशों ने श्रम कल्याण संबंधी कार्य किए हैं। इसके लिए श्रमिकों के कार्य के घंटे निश्चित कर दिए गए हैं, उनकी कार्य दशाओं में सुधार भी किया गया है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है, श्रमिकों के
भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बोनस, भविष्य निधि, लाभागिता और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी योजनाएं भी जारी की जाती हैं और हमारे देश में लागू भी की जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि श्रम कल्याण कार्य में जो वृद्धि है, ये पूंजीपति वर्ग जो है आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। लास्ट पॉइंट है श्रम के मूल्य सिद्धांत की अपूर्णता। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि क्या था कि गैर पूंजीवादी राष्ट्र में साम्यवाद नहीं आ सकता, कि जो गैर पूंजीवादी राष्ट्र है उसमें कभी भी साम्यवादी की स्थिति नहीं देखी जा सकती। किंतु सच्चाई यह है कि गैर पूंजीवादी राष्ट्र में साम्यवाद बड़ी शान से यानी कि बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। यदि आज मार्क्स जीवित होते तो सच है कि ये देखकर बहुत ही चौंक जाते या आश्चर्यचकित हो जाते कि रूस तथा चीन जैसे राष्ट्रों में साम्यवाद अच्छी तरीके से फलीभूत रहा है और जहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ है। तो इन सब बातों को हम लोगों ने देखा कि मार्क्स का जो आर्थिक विकास सिद्धांत है यह भी आलोचनाओं से भरा रहा। मार्क्स ने श्रम सिद्धांत के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। आगे फिर हम लोग न्यू सिद्धांत थ्योरीज को लेकर आएंगे और उसके बारे में फिर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है और आपको बहुत ही मददगार लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।